तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी खबर कि थोड़ी देर पहले कंक्लूड हुई है, समाप्त हुई है वो ब्रीफिंग जिसका देर रात से इंतजार था, तड़के से इंतजार था। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो जया आपके साथ साझा करेंगी कि इन आतंकी ठिकानों पर हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। तो देखिए 25 मिनट के अंदर 9 कैंप तबाह हुए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सफलता मिली। रऊफ असगर का बेटा हुसैफा भी मारा गया है। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इसमें मारे गए हैं। ये सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि सफलता भारत को मिली। 14 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। मसूद का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल है। लश्कर के 2 आतंकी वकास और हसन भी इसमें ढेर हुए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि परिवार के 14 सदस्य, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग, जिनमें उनकी पत्नी, बेटा और कई लोग शामिल है, सभी की मौत हुई है। और एक बड़ा झटका जो मसूद अजहर को भारत की ओर से दिया गया है, और इतना बड़ा झटका इसे मानिए आप कि इन आतंकियों की पुश्तें भी अब याद रखेंगी, पाकिस्तानी खौफ खाएंगे। भारत में घुसने से पहले ये इतना बड़ा हमला है जो पहले कभी भारत ने नहीं किया। लेकिन इस बार जो चोट भारत के मासूम लोगों पर इन आतंकियों ने पहुंचाई थी, उससे लेकर ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। और भारत ने तभी तय कर लिया था, पीएम मोदी का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने बिहार में एक सभा के दौरान कहा था कि हम घर में घुसकर भी मारेंगे, लेकिन इस बार तो जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी और वो करके भी दिखाया। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। एक बहुत बड़ी चोट पाकिस्तान के खिलाफ। और अब तक जो इस पूरे मामले में ये होता था कि चूहे की तरह ये आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर और भारत के महत्वपूर्ण शहरों में करके बिल में घुस जाते थे। पाकिस्तान के टेरर कैंप्स रूपी जो बिल थे उनमें बिल बिला के घुस जाते थे और अपने को बड़ा सिक्योर मानते थे। लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है, क्योंकि वो ये समझ गए हैं कि अगर हमने भारत में कुछ किया तो भारत अपनी सीमा पर बैठकर हमारे ठिकानों पर हमले करके हमें खत्म कर सकता है। मसूद अजहर यही सोच रहा होगा। एक क्विक रिएक्शन कर्नल साहब आपका है किस पर? जी डेफिनेटली अभी इनिशियली हम बोल सकते हैं कि अब विक्ट्री है हमारे लिए, और हमने इनके कैंप्स अटैक किए हैं। और साथ ही साथ जो मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को जान से मारा है और बॉम्ब ब्लास्ट में, और ये हमारे लिए विक्ट्री है। और मैं चाहूँगा कि और भी जो टेररिस्ट कैंप्स हैं इनके ऊपर भी अटैक किया जाए, और हम सक्षम हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। और इस वॉर को हमको एस्केलेट करना चाहिए और इसको आर्मी तक ले जाना चाहिए कि ये सब पाकिस्तान आर्मी ही इनको कंट्रोल कर रही है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, इनको वेपन्स देती है। तो हमको पाकिस्तान आर्मी तक भी पहुंचना होगा। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और समय लेके हमको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, और हम सक्षम हैं इस काम को करने के लिए। बट अभी तक जो कुछ भी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने किया है वो बहुत अच्छा है, बधाई पात्र हैं ये लोग। और मैं समझता हूँ आगे भी हम इसी तरीके से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको हम अटैक करते रहेंगे। बिल्कुल। और एक बड़ा अलग तरह का रिएक्शन इस बार पाकिस्तान से ये मिल रहा है कि पाकिस्तान का जो आम नागरिक है, अभी हम आपको कुछ रिएक्शंस और सुनवाएंगे कि पाकिस्तान की लाल मस्जिद के जो लाल मस्जिद है पाकिस्तान में, वहाँ के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयान दिया है। और जबकि इस मस्जिद के आसपास अटैक हुआ है, तो उन्होंने ये हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन पाकिस्तान का जो कॉमनर है और जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, यानी ये तो मौलाना साहब हैं, ये भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक दिशा में नहीं है। और इसको लेके बड़ा रिसेंटमेंट है, वहाँ नाराज़गी है कि पाकिस्तान को ये पता ही नहीं चला कि कैसे और कब उसके ठिकानों पर जो आतंकी ठिकाने हैं और पाकिस्तान की सेना कर क्या रही थी। तो ये इसके भी रिपरकशन आप तय मानिए कि निकट भविष्य में आने वाले समय में हो सकते हैं। जया, निश्चित तौर पर। और ये समझने की जरूरत बहुत जरूरी है कि आखिर भारत ने ये हमला कैसे किया। पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा था, हाल ही में जब ये हमला हुआ है तब भी पाकिस्तान की ओर से यही बात कही जा रही है कि भारत अगर हमला रोक दे तो हम भी नहीं कहेंगे। अभी भी पाकिस्तान के अंदर इतना दम है, ये बात करने का वो दम रखता है कि ये कह रहा हो कि अगर भारत ये हमला रोक दे तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन तोमर जी,
इसे किस तरह से देखा जाएगा कि इस बार पाकिस्तान को, हालांकि पहले भी कभी भनक नहीं लगी और इस बार पाकिस्तान को भनक नहीं लगी, भारत ने अपनी सीमा से ही उसके घर में घुसकर अटैक कर दिया और अब पाकिस्तान की ओर से ये बात कहा जाना कि रोक दे हमला, हम भी नहीं कहेंगे, इतना दम नहीं। देखिए, मतलब 4-5 साल में हमने $100 बिलियन के वेपन्स खरीदे हैं, मतलब 9 लाख करोड़ रुपीस के हमने वेपन सिस्टम्स खरीदे हैं। तो हमारे पास फायर पावर है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हाँ, और हमारे पास उनकी लार्ज क्वांटिटीज़ हैं। जैसे ब्राह्मोस मिसाइल ले लीजिए, हमारे पास वो ब्राह्मोस मिसाइल का एक बहुत बड़ा जखीरा है। फिर उसके बाद हमारे पास S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। फिर हमारे पास जैमर्स हैं, उससे हम कम्युनिकेशन वगैरह जैम कर सकते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं हमारे पास। ये सब चीज़ें पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान के पास फायर पावर नहीं है, इसलिए वो इंडिया के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकता है और केवल वो इनडायरेक्ट वॉर कर सकता है हमारे साथ। डायरेक्ट वॉर पाकिस्तान हमसे नहीं लड़ सकता है और हमको क्या है कि डायरेक्ट वॉर लड़ना चाहिए, बिकॉज हम इनडायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकते हैं पाकिस्तान से। मैंने पहले भी कहा था, हम डायरेक्ट वॉर लड़ सकते हैं, तो हमको डायरेक्ट वॉर लड़ना चाहिए पाकिस्तान आर्मी से। और पाकिस्तान आर्मी बहुत स्मार्ट है, उनको मालूम है कि वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप यहीं पर इसको ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। हमको कम से कम POK तो लेना ही है और हमको वॉर को एस्केलेट करना है। जैसे अभी बता रहे थे कि वो लाल मस्जिद के जो मौलाना साहब हैं, वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अगेंस्ट में वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका हम एडवांटेज तब ले सकेंगे जब हम इस वॉर को एस्केलेट करेंगे। अगर हम वॉर को एस्केलेट नहीं करेंगे तो बात वहीं दब जाएगी और गायब हो जाएगी, हम उसका फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर हम वॉर को एस्केलेट करते हैं तो उसका हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मौलाना लाल मस्जिद के मौलाना ने पाक आर्मी चीफ के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, तोमर जी दागी गई हैं और अभी तक ये खबर मिल रही है कि 100 आतंकी ढेर हुआ है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी देखिए स्पष्ट संख्या हम नहीं कह रहे हैं, वो धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये अभी तक जो एक्शन निकल के आया है भारत का पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत से ऑप्शंस अभी भी भारत के सामने खुले हुए हैं। पाकिस्तान के पास अब क्या है, वो क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने बोला है कि उनके पास फायर पावर ही नहीं है। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास ब्रह्मोस की कोई तोड़ नहीं है। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत वीक है। ऑलरेडी हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है पाकिस्तान के एयर स्पेस में, तो इसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, इंडिया को ही करना है सब कुछ। रिटेलिएट करने की कोई गुंजाइश नहीं? नो, कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सकता। उनके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट तो हमने ऑलरेडी गिरा दिए हैं। यू सी, आज हमने सुबेरे उनके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं और जो उनके पास F-16 है उन्होंने उनको बंकर में डाल दिया है। उनको डर है कि ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक आएगा, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास केवल अभी 100 एयरक्राफ्ट ही हैं फाइट करने के लिए। और उनके पास जो चाइना का जो है JF-17 है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट डिफेक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट है। वो एयरक्राफ्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन वो वजन बहुत कम ले जाता है, उसमें फ्यूल बहुत कम है और वो एक बहुत बड़ा टारगेट है और उसके एवियोनिक्स वगैरह सब आउटडेटेड हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई क्षमता ही नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हमको इसका फ़ायदा लेना है कि पाकिस्तान कि आर्मी में म्यूटिनी हो जाए या वहाँ मास रेजिग्नेशन हो जाए, वो लाल मस्जिद के जो मौलाना जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका बेनिफिट हमको तभी मिलेगा जब हम टेररिस्ट कैंप से हम पार्क आर्मी तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही और ये बात पाकिस्तान भी जानता है तोमर जी के हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। भारत से हमें कैसे लड़ना है उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कोई रास्ता। हर तरफ से, चारों तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को और इसलिए केवल बयानों का सहारा लगातार लिया जा रहा है। हमारे साथ SL शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, पहले भी आपसे बात हुई इस विषय को लेकर और जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी कई ऐसे ऑपरेशंस किए होंगे, आप भी कई ऐसे ऑपरेशंस का हिस्सा रहे होंगे। किसी भी जवान के लिए इससे खूबसूरत तस्वीर कोई नहीं हो सकती। क्या आप अपने दुश्मन का इस तरह से खात्मा करें और उसे सबक सिखा दें? जय हिंद
जी जी सर। जय हिंद मैडम। देखिए क्या है कि ये जो आज की जो सिचुएशन बनी है, ये एक्चुअली बनना स्वाभाविक था, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान ने पहलगाम में आईएसआई के थ्रू जो अटैक करा था, ये तो होना था। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो रिटालिएशन हुआ है थोड़ा 2 या 3 दिन लेट हो गया है। कारण क्या है कि जो 2 या 3 लेट होने की वजह से उन लोगों ने वो आतंकी कैंप से बहुत सारे लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया, और हाफिज सईद को भी उन्होंने वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया। उसकी वजह से जो है कैजुअलिटी कम हुई। जो लास्ट कैजुअल जब अपन ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस टाइम पे 395 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। अब जैसे जी अपन सोचते हैं कि भाई पीओके को अपने को लेना चाहिए, लेकिन आज जो जिस सिचुएशन में हम हैं, पीओके के जो लिबरेशन फोर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, वो ऑलरेडी पीओके भारत में आना चाहता है। तो एक भारत को थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा उससे। अब आई थिंक जैसे मुक्ति वाहिनी के साथ हम लोग थे, मैं 1971 में मुक्ति वाहिनी के साथ काम किया मैंने। तो हम लोग जब मुक्ति वाहिनी के साथ काम करते थे उस टाइम पे उस जैसा ही एक सपोर्ट अगर पीओके के लोगों को देंगे, और वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी अपने उसमें आ सकता है। लेकिन भारत ने बहुत सारी जो दूसरी एक्शन ली है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि इंडस सिंधु संधि को रद्द करना चाहिए, और अपने डिस्कशन के 2 या 3 दिन के बाद ही वो कैंसिल हो गया था जी। और दूसरा हमारा जो समुद्र के अंदर जो इकोनॉमिक जोन है, उस इकोनॉमिक जोन को भी इंडिया ने जो है पाकिस्तान के लिए ब्लॉक कर दिया है, और मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा भी खत्म कर दिया है। ऑल जितनी भी ट्रेड है वो खत्म कर दी है, बॉर्डर सील कर दिया है, वीजा खत्म कर दिए हैं। तो जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन जो भारत ने लिया है, उससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और टूटने पे क्या है कि इमीडिएटली अपने को बलूचिस्तान को जो है उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। तो बलूचिस्तान तो ऑटोमेटिकली वो अभी अगले पाकिस्तान 5 के अंदर या जो 6 महीने असंतोष में पनप रहा है एस शर्मा जी, उसका फायदा भारत कहीं ना कहीं उठा सकता है। लेकिन तोमर जी, आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि जिक्र कर रहे हैं शर्मा जी भी, कि आसिफ मसूद को या जो आतंकवादी हैं हाफिज सईद, इन सबको तो पहले ही हटा लिया गया वहां से। भारत हमला कर सकता है, इस बात की जानकारी पाकिस्तान को थी, और बड़े बड़े आतंकी जो थे। इंपॉर्टेंट एक जानकारी और दे दूं कि सेना ने इस अटैक के पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेंड टू विन। रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेंड टू विन। और संस्कृत में लिखा, प्रहाराय सन्निहिता, प्रहाराय सन्निहिता, जयाय प्रसक्षिता। मैं संस्कृत का कोई विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन प्रहाराय यानी प्रहार निश्चित है, और इसी के साथ जयाय प्रशिक्षिता, हम प्रशिक्षित हैं, दक्ष हैं, इसलिए जय भी हमारी निश्चित है। तो संस्कृत के इस श्लोक के साथ वो आगे बढ़े। पहले अंग्रेजी में लिखा उन्होंने कि रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। जी जया, वो टू यू। बिल्कुल सही बात है। और सर, ये छोटे छोटे जो श्लोक है, यही भारत को हौसला देते हैं, जवानों का जोश बढ़ाते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं, ब्रेकिंग जो मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। क्या है ये बड़ी खबर, इस पर एक नजर जल्दी से डालते हैं। पाकिस्तान के मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका जिक्र हाल ही में शरद जी कर रहे थे। पाकिस्तान के आम नागरिक जंग के खिलाफ है, अंदर ही अंदर देखिए विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। लाल मस्जिद के मौलाना का ये वीडियो, अब्दुल अजीज गाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मौलाना का सरकार और सेना के खिलाफ विरोध खुलकर सामने आ रहा है। वीडियो में युद्ध की आलोचना जताई। एक तरफ देखिए पाकिस्तान के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि हम तो युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं, भारत के खिलाफ हम जंग छेड़ देंगे, लेकिन अंदर जो आम लोग हैं वो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। सुनिए जरा ये वायरल वीडियो क्या कह रहा है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। तो देखिए काफी समझ पैदा हो गई, हाथ ही नहीं उठे, इक्का दुक्का हाथ उठे हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग की बात अगर करें तो कौन इसको फेवर करते हैं, जंग का कौन पैरोकार होगा।
जंग का पैरोकार वही होगा जो या तो हथियार बेचता है या फिर आतंक बेचता है। आम आदमी या एक अमन पसंद व्यक्ति जो इस दुनिया में पूरी आप 95% लोग कह सकते हैं मुल्क और वहाँ के लोग अमन पसंद हैं, लेकिन आतंक बेचने वाले, हथियार बेचने वाले, मौत का कारोबार करने वाले हमेशा चाहते हैं कि इस दुनिया में जंग जारी रहे, जिससे न सिर्फ उनके हथियारों के लिए जगह बनती रहे, बल्कि वो जो चाहते हैं कि कहीं रिलीजन के नाम पर, कहीं किसी एजेंडा को लेकर वो आगे बढ़ते रहें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी जया, अगली बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं, पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर हलचलें तेज हो चुकी है, खलबली मच गई इस एक्शन के बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक अलर्ट मोड पर आ गया है और पाक पीएम से मिलने के लिए पाक सेना चीफ पहुंच गए हैं। बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक अलर्ट मोड पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मिलने के लिए पाक सेना चीफ पहुंच गए हैं और बातचीत हो रही है कि अब भारत के इस एक्शन का जवाब किस तरह से दिया जाए। हम तो हालत में ही नहीं है। ऐसा एक्शन भारत ने ले लिया है कि हमारे आतंकवादी, जिन्हें वहां पर मौलाना के नाम से संबोधित किया जाता है, जिन्हें वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है, जिन्हें साहब कहकर संबोधित किया जाता है, उन्हें कैसे बचाया जाएगा। सुरक्षित स्थानों पर तो भले भेज दिया हो, लेकिन कैसे भारत के इस एक्शन से हम बचेंगे, ये चर्चा शायद इस वक्त हो रही है। सीधे वॉर रूम में आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवालिका इस वक्त वॉर रूम से मौजूद है। किस तरह की तैयारियां और अभी तक क्या कुछ हुआ है वो जल्दी से आपको बताते हैं। शिवालिका, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जया। तो इस वक्त हम मौजूद है वॉर रूम में और तमाम ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कदम उठाए गए हैं उसकी टाइमलाइन हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या हुआ। रात को 1:05 से किस तरह से शुरुआत हुई, आप देखिए, आप ग्राफिक्स के जरिए पीओके में आतंकी ठिकानों पर जो स्ट्राइक की गई उसकी शुरुआत होती है रात 1:05 से 25 का। वो खौफनाक मंजर था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। भारत सेना ने 1:50 पर हमले की पुष्टि की थी, यानी पूरी दुनिया को, पूरे देश को पता चला कि यहां पर एक बड़ा कदम उठाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और जानकारी आप तक पहुंचाने की। रात 2 बजे क्या हुआ? रात 2 बजे पाक के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी के हालात हुए और इमरजेंसी घोषित कर दी गई रात 2 बजे, यानी पाकिस्तान की रूह कांप गई थी, खास तौर पर आतंक के आकाओं की रूह कांप गई थी उन हमलों से। इसीलिए रात को 2 बजे जब पूरा देश सो रहा था तब भारत ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। रात 2:30 बजे क्या हुआ? पाक ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ दिया, जो कि कोई नई बात नहीं है। पिछले 12 दिनों से ही सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान करता आ रहा है और अलग अलग ठिकानों पर फायरिंग कर रहा है। रात 3:02 पर लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट पर 48 घंटे यहां पर बंद कर दिए, सारे फ्लाइट्स बंद कर दी गई, आने जाने वाले तमाम यात्रियों को रोक दिया गया। तो पठानकोट, माफ करेगा, सियालकोट और लाहौर में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए 48 घंटों के लिए। आगे बढ़ते नजर डालते हैं कि आगे क्या हुआ। 3:10 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमले को लेकर बयान सामने आया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक खलबली मच गई कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसके बाद क्या हुआ? रात 3:15 पर यानी 3:15 बजे अजीत डोभाल जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी चीफ, अमेरिकी विदेश मंत्री की बातचीत उनसे हुई है। तो देखिए, अजीत डोभाल और साथ ही साथ विदेश मंत्री की बातचीत हुई है एस जयशंकर के बीच, और ये वो पूरी टाइमलाइन है जो हम रात 1:05 से लेकर आपको बता रहे हैं। रात 3:20 पर लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। तो ये वो पूरी हमले की टाइमलाइन थी 1:05 से अब तक की, जो आपके लिए जानना जरूरी था। ओवर टू यू जया। तो रात 1:05 से ऑपरेशन शुरू होता है और 3:20 तक ऑपरेशन चलता है और महज 25 मिनट के अंदर 24 अलग अलग जगहों पर टीम पहुंची, 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए और ऐसी हालत पाकिस्तान की कर दी है कि शायद अब वो भारत पर रिटेलिएट करने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि अगर हमने हमला कर दिया तो हमारा क्या हश्र होगा। ये पाकिस्तान को याद रखना होगा। शरद जी, बिल्कुल सही है। और आपको एक छोटी सी और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। राशिद मीर का जिक्र किया भारत ने, जब ब्रीफ करते हुए उसने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकी शरण स्थली बना हुआ है और किस तरह से टेरर कैंप्स
पाकिस्तान में जाते। राशिद मीर है कौन? ये 2008 के मुंबई हमले का मुख्य किंग पिन है, यानी यही सरगना था जिसने मुख्य रूप से भारत के मुंबई में, जिसने पूरा दहला दिया था भारत को, वहां हुए हमले का ये मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता है। वेश बदलने में ये माहिर है, कभी ये लंबी दाढ़ी रखता था, कभी बिल्कुल इस्लामिक तौर तरीके से ये रहता था, लेकिन ये भी माना जाता है कि इसने बाद में प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा भी बदलवाया। ये इंटरनेशनल आतंक का एक चेहरा है। तो राशिद मीर, और इसके कई नाम भी हैं, इसको राशिद मीर इब्राहिम शाह उर्फ खली भी कहा जाता है, और इतना ही नहीं, उर्फ मोहम्मद वसीम भी इसको कहा जाता है। पाकिस्तान ने इसके बारे में ये मिथ्या प्रचार किया कि वो मर गया है, लेकिन बाद में वो जिंदा पाया गया। कुछ इस तरह की खबरें उड़ाई गई थी कि उसे जहर दिया गया पाकिस्तान की एक जेल में, और वो कई दिन हॉस्पिटल में रहा। और अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने $50 लाख का इसके ऊपर, इसकी गिरफ्तारी पर और इसके जिंदा या मुर्दा पाए जाने पर $50 लाख का इनाम रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ड्रेडेड ये टेररिस्ट है। निश्चित तौर पर, और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तोमर जी, आपसे समझना चाहूंगी, जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही थी, आपने देखा होगा अभी तक जितने भी आतंकी हमले भारत में हुए उन सबकी एक फिल्म दिखाई गई थी पीछे। और चाहे आप संसद हमले की बात कर लीजिए, या फिर आप ताज होटल पे जो हमला हुआ, मुंबई हमला, उसकी बात कर लीजिए, फिर पुलवामा, फिर उरी, ये तमाम जो हमले हैं, और उसके बाद ये भारत का एक्शन, इस एक्शन को केवल पहलगाम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता कि पहलगाम का बदला है। ये आप समझ लीजिए कि जितने भी अटैक भारत में हुए हैं ये उन सब का बदला है, और एक संदेश है पाकिस्तान को कि अब और नहीं, अब नहीं। नहीं, देखिए अभी क्या है कि ये जो अटैक हुआ है ये टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हुआ है, लेकिन ये अभी जितने भी टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं और जिन्होंने जो मुंबई अटैक किया था, पार्लियामेंट अटैक किया था, और भी बहुत जगह में इन्होंने अटैक किया है, उस सब के पीछे ये आईएसआई और पाक आर्मी का हाथ है। तो अभी ये जो अटैक हुआ है टेररिस्ट कैंप में, इसको हमको आगे लेके पाकिस्तान आर्मी तक जाना पड़ेगा, और ये सही वक्त है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। अमेरिका हमारे साथ है, इज़राइल हमारे साथ है, और वो लाल मस्जिद के जो मौलाना जी हैं वो भी हमारे साथ हैं। वो बोले हमको युद्ध नहीं चाहिए, जब एक्चुअली हमको उल्टा करना चाहिए। वो जब बोले कि हम डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकते, हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो हमको युद्ध करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो सारा काम है ये इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर हम यहीं पे रुक गए हैं। तो इसको अगर हमको पूरा कंप्लीट करना है इसको, या पीओके हमको वापस लेना है, तो हमको पाक आर्मी के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे लिए रिवर्स ट्रैप हो जाएगा और हम इसका फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। हमारे पास आर्मामेंट्स हैं, हमारे पास हथियार है, वॉर वेस्टेज रेट हमारा 40 दिन का है, तो हमें कोई डर नहीं है। निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो परिस्थितियां हैं भारत के लिए वो पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई है। एसएल शर्मा जी, क्या भारत ऐसा कोई कदम उठा सकता है? हमने आतंकी कैंप, उनके हेडक्वार्टर पर तो अटैक किया है, लेकिन जिस तरह से तोमर जी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी सेना को भी अब निशाना बनाना होगा तभी हम सफलता पा सकेंगे, तो क्या भारत उस दिशा में कदम बढ़ा सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर? मैडम, ये तोमर साहब का जो कहना है वो बहुत ही अच्छा है कहना, और मैं मानता हूं कि भारत को एक ही तरफ से नहीं, भारत को मल्टीपल एक्शन लेना चाहिए। भारत को नेवल को यूज करना चाहिए, नेवी को यूज करेंगे तो वो कराची हार्बर और गोदार हार्बर को जो है वो डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इनकी लाइफ लाइन जो है बहुत जल्दी कट हो जाएगी, क्योंकि जो इनकी लॉजिस्टिक लाइफ लाइन है, स्पेशली ऑयल, वो वहां से कराची से सप्लाई होता है, दोनों बंदरगाह बंद हो जाएंगे। और प्लस इनका जो कमर्शियल लाइन है, जो समुद्री कमर्शियल लाइन है, उसको ब्लॉक करना चाहिए। और पीओके के जो आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ एसोसिएशन करना चाहिए। खाली इंडिया को अकेले दम पे नहीं जाना चाहिए हम कि हम जाके लड़ लेंगे करके। वहाँ की जो लोकल जो लोग हैं जो अपने साथ आना चाहते हैं, हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको थोड़ा इकोनॉमिक सहायता भी देना चाहिए, प्लस उनको हो सके तो उनको अम्यूनिशन भी देना चाहिए। सिमिलरली अपने को बलूचिस्तान के अंदर भी जो है स्ट्रेटेजिक एक्शन लेना चाहिए और उसको जो है
उस एरिया को आइसोलेट करना चाहिए और 3-4 फ्रंट खोलेंगे तो पाकिस्तान सरेंडर करेगा। एक फ्रंट खोलेंगे तो पाकिस्तान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। अपने को नेवल में कराची की तरफ से फ्रंट खोलना है, इधर पीओके में खोलना है और बलूचिस्तान में पाक आर्मी को एंगेज करके रखना है और इधर से अपने को जो समुद्री मार्ग है उसको ब्लॉक करके ऐसे करके पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के। सर एसएल शर्मा सर, मुझे लगता है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसा दरकता हुआ मिरर है, दर्पण है कि जिस पर थोड़ा सा प्रेशर डालें तो वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा सर जी। और वो जो क्योंकि वहां पे लीडरशिप की जो देयर इज अ बिग वैक्यूम ऑफ लीडरशिप इन पाकिस्तान। द होल लीडरशिप इज बीइंग कंट्रोल, whole leadership is being controlled by General Munir, and he is not a leader, he is a defense leader, he is not a political leader, he is not a statesman, he cannot take decision, political decision। आर्मी के लीडर हैं वो लड़ाई के लिए हैं, वो गवर्नमेंट चलाने के लिए तो होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए भारत इस बार रणनीति उसकी भिन्न है। हमने ये फैसला 71 में नहीं किया, हमने ये फैसला 65 में नहीं किया कि हम पानी रोकेंगे, लेकिन इस बार हम हुक्का पानी सब रोक रहे हैं पाकिस्तान का, और उसके साथ ही हम प्रेशर भी बना रहे हैं, जिससे पाकिस्तान जो वैसे ही चटका और बिखरा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हमें न तोड़ना पड़े, पाकिस्तान के खुद ही टूट जाए। और इस समय एक बड़ी खबर जया मिल रही है, मसूद अजहर का बयान सामने आया है। ये ड्रेडेड, जो बहुत ही भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला मसूद अजहर, इसका बयान सामने आया है कि 10 लोग उसके परिवार के मारे गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। बड़ी देर कर दी ये समझने में मसूद अजहर, बहुत देर कर दी ये समझने में कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। क्या इस दुनिया में सब जिंदा रहने के लिए आए हैं? क्या तुम्हें यह इल्हाम था कि तुम ताउम्र जिंदा रहोगे, तुम रावण की तरह अमरत्व की तरफ बढ़ोगे? कतई नहीं, कतई नहीं। और अब तुम तिल तिल कर मरोगे, जिंदा रहते हुए मरोगे, और जिंदा रहते हुए मरने से बड़ा श्राप, अभिशाप, कर्ज कोई नहीं है। शर्मा साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका। सर, ये मसूद अजहर जो है बहुत खतरनाक आतंकवादी था। इसी को कश्मीर की जेल में इसको बंद रखा हुआ था, और जब जसवंत सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस टाइम पे ये कंधार का जो हाईजैक हुआ था, उसके अंदर इसको छुड़ा के उस टाइम इसको छुड़ा के लेके गए थे जी। हाँ, इसको उस टाइम छुड़ा के ले गए थे, और जब ये छोड़ के गया, जब से ये भारत के विरुद्ध आतंकी हम करता रहता है, और इसका मरना निश्चित है और इसको मरना पड़ेगा सर। और अगले मैं आपको बताता हूं कि अगर ये नेक्स्ट जो विद इन 1 वीक और 10 डेज आज का जो ये एक्शन है, सेकंड एक्शन होने वाला है, उसमें ये मसूद और ये आपके जो दूसरे हैं इनके साथी, वो सब मारे जाएंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये सब ट्रैकिंग के ऊपर है, अपने इसरो से ये सब ट्रैकिंग के ऊपर है। इनका मिनट टू मिनट जो इनकी जो है मूवमेंट्स रिकॉर्ड की जा रही है, तो ये जो है इनका अंत बहुत नजदीक है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, सबसे व्यक्ति टूटता तब है जब वो अपनों को उस कॉज के लिए मरते हुए देखता है जिस कॉज को आप धर्म से जोड़ते हैं या किसी बहुत बड़े एजेंडा से जोड़कर आगे बढ़ते हैं। और आप देखते हैं कि उस कॉज का नाम लेकर तो आप आगे बढ़ रहे थे, यानी मक्कारी और धूर्तता तो आपके चरित्र में थी, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन परिवार के निर्दोष लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था। जया, निश्चित तौर पर सही बात कही। और देखिए, अब ऐसी हालत उस आतंकवादी की हो गई है कि अभी तक हम जब से ये बात कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि वो कहीं पलटवार ना कर दे, लेकिन अब उस स्थिति में है नहीं। जब ये बात कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता, तो आप सोचिए उसकी हालत क्या हो रही हो कि जिस तरह के खून के आंसू भारत को रुलाया, जो खून भारत में चलिए कुछ रिएक्शंस लेते हैं टूरिस्ट के जो पाकिस्तान से हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत पहलगाम से हैं, जो इस बात पर कह रहे हैं कि आखिर उनके दर्द का बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन। तो आप देखिए कि रिएक्शन हम सुनवाते हैं आपको। उसका सपोर्ट करेंगे हमेशा।
उसका सपोर्ट जो चाहिए तो हम पहलगाम पर 26 मासूम लोगों को मौत के घाट आतंकियों ने उतारा वो- था और उसका वो- बदला आज इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले लिया है। ये वायरस को 26 आदमियों के वो मार कर गया था, उसे अवेलेबल नहीं है उसके कि ऐसा कभी नहीं होना है। उसके लिए जल्दी ये भारत का फोर्स उसकी ओर जो करते हैं, जो आतंकवादी है उसकी ओर गोली मारकर उसे हमारे पाकिस्तान लड़ाई करना चाहे, ऐसी करना है। ये लड़ाई करके अभी तक ऐसी भी नहीं, और कभी लोग आतंकवादी इस पर चढ़ना नहीं है। इसी तरह की इंडियन मिलिट्री फोर्स उसी तरह की काम करते हैं, उसके पीछे है हमने, उसका जो चाहिए तो उसके पीछे रही है। उसके अलावा ये कश्मीरी लोग है, उसकी तरह की ये कश्मीरी लोग में ऐसा ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इसका गांव वाले जो लोग है उसका जीवन में टूरिस्ट नहीं आएंगे तो इधर नहीं गा, ऐसा तक करना है। इसलिए टूरिस्ट में बढ़ाना चाहिए, उसके लिए भी पीछे ही है, उससे जीना अच्छा है। ऐसी तरह की मैंने फोर्स के पीछे गए। जय हिंद, इंडिया हमारा है, इंडिया हमारा है, भारत हमारा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो देखिए ये अपने एक्सेंट से दक्षिण भारत के प्रतीत हो रहे थे और कितने जोश से भरे हैं। तो मसूद अजहर का अफसोस से भरा ये बयान, लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य अपने अशुभ कर्म करता चला जाता है और उसे लगता है कि इसका परिणाम कुछ नहीं होगा, बल्कि जो शॉर्टकट मिलता है अशुभ कर्मों की वजह से, उससे उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन चोट तब होती है जब आपके सामने आपके प्रियजन विदा होते हैं एक एक करके, जैसे रावण के साथ हुआ कि हर दिन उसके लिए एक बुरी खबर आती थी। आज ये आतंक का रावण जिसका नाम मसूद अजहर है, वो उसी रावण की फीलिंग से रूबरू हो रहा है और ये कह रहा है कि अच्छा होता मैं मर जाता। तोमर साहब एक क्विक रिएक्शन। देखिए, जो अब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, मैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट बात कर रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान एयर स्पेस है उसमें हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है। हमने अपने सारे वेपन सिस्टम चेक कर लिए हैं और मैंने जैसे कहा था वैसा ही हुआ है। तो इसमें अभी हमारे को कोई डाउट नहीं, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा काम कर रहा है, जैमर्स हमारे काम कर रहे हैं और हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो अब हम ऐसी पोजीशन में हैं कि ये जो लड़ाई है अब इसको एस्केलेट करना है, इसको हमको पाकिस्तान आर्मी तक ले जाना है। और मैं सरकार से चाहता हूँ कि हमको अब पाकिस्तान से इस तरीके से बात करनी चाहिए जिसको कि हम बोल सकते हैं कि हमको अपनी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान को देनी चाहिए कि भाई हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे अगर आप मसूद अजहर को हमको नहीं देंगे, और बाकी भी जो टेररिस्ट वगैरह हैं 10-12 इन सब के नाम पाकिस्तान आर्मी को हमको देने चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई ये सारे टेररिस्ट आप हमको हैंड ओवर करिए और ये जितने भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं इन ये सबको लैंडिंग राइट्स इंडिया में दी जाए और आपको सरेंडर करना चाहिए। हम अभी पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं और हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हम पूरे वॉरफेयर का गेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हम पाकिस्तान को टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं या जिसको हम बोल सकते हैं हम उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो हमारी सरकार को पाकिस्तान आर्मी को ब्लैकमेल करना चाहिए कि हम अटैक कर देंगे, आप ये करो हमारे लिए, पीओके हमको वापस दो। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को अब इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करेगी। उनको बोलना चाहिए कि हमारी नेवी आपके ऊपर अटैक करने वाली है, कराची पोर्ट पे अटैक करने वाली है, कराची एयरपोर्ट पे अटैक करने वाली है, सियालकोट के ऊपर अटैक करने वाली है, इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर अटैक करने वाली है। हमको पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए और उनको बता के और उनको बोलना चाहिए कि आप लोग सरेंडर करो, नहीं तो हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल हम इस स्टेज में आ गए हैं, ब्लैकमेल करना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान काना को। साहब। और इस समय हम रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो पाकिस्तान का एक सिविलियन क्या कुछ कह रहा है मसूद अजहर के बारे में, ये भी हम सुन लेते हैं। कैसे बता रहा है कि किन हालात से वो गुजरा है, क्या है, पहले सुन लेते हैं जी। भावलपुर से इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कि मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं और 5वां धमाका बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं भावलपुर बरेंट चौक पे था इस टाइम,
जब ये आसमान फुल लाल हुआ है और मैं इधर आया हूँ तो अभी अभी एक लाइव धमाका देखा गया इधर से। जैसा कि आपने सुना था कि इंडिया की हिट लिस्ट पे भावलपुर है, तो यहाँ पे उन्होंने काम शुरू कर दिया और 4 धमाके यहाँ पे मौलाना मसूद अजहर के जो है मदरसे में हो चुके हैं और 5वां धमाका भी हो चुका है। इस वजह से रेड अलर्ट जारी है, जो महकमों ने रोडें बंद कर दी हैं और यहाँ बिल्कुल लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। और ये आप सारा मनाजिर इस तरफ देख सकते हैं भावलपुर का। भावलपुर से इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको कि मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे में 4 धमाके हो चुके हैं और 5वां धमाका बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। पाकिस्तान का नौजवान है, ये बता रहा है कि मसूद अजहर तो मदरसे दरअसल आतंकी फैक्ट्री बन गए हैं। नाम मदरसा है, धार्मिक शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन वो आतंकी फैक्ट्री हैं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी दिलचस्प देख पा रहा हूं जया, कि पाकिस्तान का सिविलियन, उसके चेहरे पर हैरत है, तकलीफ उतनी अपनी मुल्क को लेकर नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत तुमने ये क्या कर दिया, बिल्कुल नहीं करना था, हम इसका जवाब देंगे। वो जबकि मान रहे हैं जैसे ये हमारे पाप, हमारे हुक्मरानों ने ये पाप किए थे जिसका नतीजा हमें भुगतना था। शर्मा साहब, एक क्विक रिएक्शन। तोमर साहब, आपका रिएक्शन। देखिए, मतलब सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि अगर आपका डायरेक्शन सही होगा मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। अब मैं क्या बोलूं आपको, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को अटैक नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता को कुछ पता ही नहीं लगेगा। वहाँ की जनता रिलैक्स्ड है, वो बोलेंगे हम फिर टेररिस्ट बन जाएंगे, 2 मरे 2 और टेररिस्ट बन जाएंगे। तो जो आपने जो देखा है और जो मैं देख रहा हूँ कि उनकी जनता के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, उनको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का इन्होंने हल्का जो अटैक किया है 24 मिसाइल का, और वो जो उनका जो टारगेट है वो टारगेट बिल्कुल गलत हो गया है। और जो टारगेट होना चाहिए पाकिस्तान आर्मी, तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार को पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको ब्लैकमेल करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हम आपका जो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, कराची पोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, इनके ऊपर हम अटैक करेंगे। हमारे पास क्षमता है, न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, न्यूक्लियर सबमरीन अंडर वाटर ओवर वाटर अटैक कर सकती है, हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं गाइडेड मिसाइल से। लेकिन हम लोग ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ की जनता में कोई घबराहट नहीं है और वहाँ की जनता बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और जैसे मैंने बोला, इस वॉर को हमको एस्केलेट करना ही पड़ेगा। अगर हम एस्केलेट नहीं करेंगे तो हमको कुछ नए मेहमान जुड़े हैं तोमर साहब, उनका परिचय हम जान लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर नए चेहरे, शर्मा साहब तो हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। महेंद्र प्रताप सिंह राणा हैं, जो बिलासपुर से हमारे साथ हैं। वो महेंद्र प्रताप सिंह राणा हैं और चिरमिरी से ये पहलगाम के चश्मदीद हैं जो आपको दिख रहे हैं। पहला रिएक्शन, पहलगाम के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं चिरमिरी से हमारे साथ हैं। ज़रा बताइए, इस वक्त आपको बड़ा सुकून मिला होगा कि भारत ने वो कर दिखाया जिसकी ज़रूरत थी। अग्रवाल साहब हैं, इनसे एक क्विक रिएक्शन इस पर। जी बोलिए। तो पहले तो मैं सभी को, पूरे देशवासियों सभी को बधाई दूंगा कि इतना बड़ा जो हमारा बदला आज पूरा हुआ है। हम इसका इंतजार 15 दिनों से कर रहे थे। रोज हम न्यूज चैनल देखते थे कि कब ऐसी सुखद खबर आएगी। आज वो दिन आ ही गया जब हमको ऐसी खबर मिली कि जो इसके दोषी थे, जो आतंकवाद का जो गढ़ था, उसको निस्तानाबूद कर दिया गया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जी अच्छा, कुछ बताइए हमें, जब आप वहां थे और वो खौफनाक मंजर घटा वहां जहां निर्दोष भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसके बारे में कुछ बताइए। और वहां पहुंचे जब हम, तो सामान्य तौर पर हम सब फोटो ले रहे थे और नाश्ता पानी वहां चल रहा था। अचानक गोलियों की आवाज आने लगी और सभी इधर उधर भागने लगे। जी, जिसमें मेरी बेटी, मेरी वाइफ वहाँ फंस गए थे। बड़ा ही विपरीत परिस्थिति हो गई थी। मैं लगातार कंट्रोल रूम में संपर्क कर रहा था, पर 40-42 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। अब वहाँ कश्मीरी युवक की मदद से मेरी बेटी को, जिसने अपनी बेटी का कहा नजाकत में, और आतंकवादियों ने मुझसे बक्सा और फिर वो दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भागे और करीबन 3 से 4 घंटे बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई। फिर जैसे तैसे करके वहाँ से बच के निकल आए। जी अग्रवाल साहब, बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए, लोकल कश्मीरी जो थे
उन्होंने किस तरह पर्यटकों का साथ दिया है, क्योंकि पर्यटकों के लिए तो ईमान धर्म वही हैं। महेंद्र प्रताप सिंह राणा जो हैं भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं बतौर उससे जवान के तौर पर। एक क्विक रिएक्शन उनका भी हम लेते हैं। जी राणा साहब, आपका एक क्विक रिएक्शन। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो अभी जो कल रात 1:05 से 1:30 बजे तक जो पाकिस्तान में हुआ है, वो केवल प्रतिक्रिया है। जो पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स हैं और उनके आतंकवादियों ने जो हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, उसकी एक प्रतिक्रिया है। और वो 9 के 9 टेरर कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। और पाकिस्तान ये ना सोचे कि हमको उनके बारे में कुछ ना पता है। अगर वो छींक मारते हैं तो भी हमको सब कुछ पता चलता है यहाँ कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं। और ये केवल उस आतंकवाद को प्रत्युत्तर है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और भारत की सेनाओं ने इस ऑपरेशन को नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे देश की बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा था, उन निहत्थे लोगों के उनके सामने उनके पति को मारा था, उसका ही ये प्रत्युत्तर है। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और भारत ने जिस तरह से एक चलिए प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 स्पेस इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन। जाहिर है ये प्रधानमंत्री के कहने का विषय नहीं है इस जंक्चर पर, फिर भी हम कुछ सेकंड सुनते हैं उनको। करेज एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस। India's space journey reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon. चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे और भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर इट सीम्स कि वो उस पर अपनी बात कर रहे थे कि पहला रॉकेट हमने कब लॉन्च किया, अर्ली 70s में, और उससे जुड़ी बात कर रहे थे। लेकिन कनेक्ट तो होती है कि वो भारत जिसको 1947 के बाद जिस हाल में इस मुल्क को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी, आज वो दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति है और आज वो दुनिया का एक ग्लोबल लीडर भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके एक बहुत महत्वपूर्ण डिग्निटरीज हैं, एक बहुत सर्वमान्य नेता हैं, जिन्हें चाहे पुतिन हो, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हो, या फिर चाहे नेतन्याहू हो इजराइल के, ये तमाम वो लीडर हैं जिनसे दुनिया जिनकी तरफ ठहर कर देखती है, शिनपिंग हो चाहे चीन के, ये सब बहुत अदब और बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं भारत को और भारत के नेतृत्व करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।